नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू कल्पवृक्ष आईएएस। सेशन 17 है इस डेली एमसीक्यू सीरीज़ का यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए। चलिए, जो पहला सवाल है वो देखते हैं। बाकी जो 16 सेशंस हैं उसका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा। छोटे छोटे वीडियोज़ होते हैं, हर दिन हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपके लिए। पहला सवाल है, रिवोल्ट ऑफ 1857 डिड नॉट स्प्रेड टू साउथ इंडिया एंड मोस्ट ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न इंडिया। इसके पीछे क्या कारण थे? मतलब कि जो 57 की जो क्रांति था ज़्यादातर नॉर्दर्न इंडिया में ही पूरा फैला रहा। पहला है, लैक ऑफ रेलवे नेटवर्क इन दिस रीजन। ये बात गलत है। सप्रेशन ऑफ सिविल रिबेलियन बाय द ब्रिटिश बिफोर 57। देखो, 57 की क्रांति के पहले साउथ इंडिया में कई सारे सिविल रिबेलियन हुए थे। ब्रिटिश ने उसको बहुत ही क्रूरतापूर्वक बाय फोर्स सप्रेस कर दिया था। इसी कारण से साउथ और ईस्टर्न इंडिया में मोराल काफ़ी डाउन था। इसी कारण से जब क्रांति हुई तो उन रीजन के लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। केवल यही वाला रीज़न नहीं है, इसके अलावा लैक ऑफ कनेक्शन, लैक ऑफ एक जो आइडियोलॉजी होती है नेशन की, मतलब कि नेशन का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पहले नहीं था। 57 के पहले ये कॉन्सेप्ट बाद में आया। हमारा जो देश है वो यूनिफाई बाद में हुआ। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको दिया गया था जो स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिपिन चंद्रा की, उसके चैप्टर नंबर 2 से। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है ओशियन में जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज ग्रेटर इन अटलांटिक ओशियन दैन इन द पैसिफिक ओशियन। देखो, जितनी बड़ी वाटर बॉडी होती है, जितना बड़ा ओशियन होता है, वहाँ पर टेम्परेचर का रेंज उतना ही कम होता है। टेम्परेचर का रेंज का मतलब ये है कि टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक वैरी करता है, मतलब कि मिनिमम कितना गया और मैक्सिमम कितना गया। रेंज के कम होने का मतलब ये है कि मिनिमम और मैक्सिमम में कुछ खास अंतर नहीं है, मतलब कि टेम्परेचर ज़्यादा वैरी नहीं करता। टेम्परेचर ज़्यादा वैरी नहीं करता उस कंडीशन में जब वाटर बॉडी बड़ी होती है, जब ओशियन बड़ा होता है। अटलांटिक ओशियन से ज़्यादा बड़ा है पैसिफिक ओशियन और खुला हुआ भी है। अटलांटिक ओशियन जो है इसके ईस्ट में अफ्रीका पड़ जाता है, यूरोप पड़ जाता है। यह है ना, ये अफ्रीका है, ये यूरोप है। अटलांटिक के वेस्ट में नॉर्दर्न अमेरिका है, साउदर्न अमेरिका है। मगर जो पैसिफिक है ना, पूरा खुला हुआ है, इस तरह से साइज़ में काफ़ी बड़ा है। तो जो एनुअल रेंज है टेम्परेचर का वो अटलांटिक में ज़्यादा है, पैसिफिक में कम है। तो पहला करेक्ट हो गया। टेम्परेट जोन में क्या होता है, ओशियन का जो ईस्टर्न सेक्शन है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, मान लो कि ये पूरा का पूरा ओशियन है। यहाँ का जो ये वाला ईस्टर्न वाला पार्ट है, यहाँ पर ओशियन वार्मर होता है, क्योंकि वेस्टरलाइज जो होता है ना, इस गर्म पानी को ला करके जमा कर देता है किनारे पे, जो ईस्टर्न सेक्शन है ओशियन का वहाँ पर। तो ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टरलाइज, टेम्परेट जोन में ओशियन गर्म होते हैं। कहाँ पर? ईस्टर्न पार्ट में। तो सेकंड सही हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे 11th वाली फिजिकल ज्योग्राफी, तो वहाँ पर आपको मिलेगा देखने को प्रोफाइल, जो टेम्परेचर प्रोफाइल है ना वो देखने मिलेगा डेप्थ, मतलब कि आप जब ओशियन में नीचे गहराई में जाते हैं तो किस तरह से टेम्परेचर वैरी करता है। ठीक है। अगला सवाल है, इनमें से किसमें अगर राइज होगा तो आउटपुट हमारा गिरेगा, मतलब कि जीडीपी हमारा गिरेगा जब कौन बढ़ेगा। तो हमारी इकॉनमी में जब सेविंग बढ़ता है ना, सेविंग का मतलब क्या है, आप एक्सपेंडिचर कम कर रहे हैं, है ना, आप इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं। तो इसी कारण से चूंकि आप एक्सपेंडिचर कम कर रहे हैं तो डिमांड विल फॉल,
डिमांड विल फॉल। जब डिमांड कम हो जाएगी तो इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए सामान कम बनेगा, तो देयर विल बी फॉल इन द लेवल ऑफ आउटपुट। तो पहला सही है। एक्सपोर्ट जब बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा ना, एक्सपोर्ट जब बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, तो उस केस में हमारा जो आउटपुट है वो बढ़ेगा। तो इसीलिए बी गलत हो गया, क्योंकि एक्सपोर्ट के बढ़ने से आउटपुट घट नहीं रहा है, बढ़ जा रहा है। तो आपने किया क्या, जहाँ जहाँ दो है ना आपने उसको एलिमिनेट कर दिया, तो बी चला गया, डी चला गया। ठीक है। गवर्नमेंट टैक्स के बढ़ने से क्या होता है, आउटपुट घट जाता है। जब सरकार टैक्स बढ़ा देती है तो कॉरपोरेट के पास, आम जो पब्लिक है उनके पास डिस्पोजेबल इनकम कम बचता है। ठीक है, खर्चा करने के लिए पैसे कम बचते हैं। तो एक तो डिमांड घट जाती है और दूसरा इन्वेस्टमेंट घट जाती है। इसी कारण से आउटपुट घट जाता है। समझ गए बात? तो आपका जो थर्ड है वो करेक्ट हो गया। 1 और 3 सी इज द करेक्ट आंसर। दूसरा जो है ना वो गलत है। अच्छा, जब गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, गवर्नमेंट जो हमारा कॉमन एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा, तो इन सबके बढ़ने से जो आउटपुट है ना वो बढ़ेगा। सरकार का खर्चा बढ़े, सरकार का एक्सपेंडिचर बढ़े, एक्सपोर्ट बढ़े, तो हमारा आउटपुट भी बढ़ता है। अगला सवाल है कुषाण रूल के बारे में। कनिष्क, द मोस्ट फेमस कुषाण रूल, उसने शुरू किया था 78 में शक एरा। क्या वो सही है? देखो 78 में जो शक एरा शुरू किया गया था उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज भी यूज़ करती है। पहला करेक्ट है। कुषाण पहले रूलर थे जिन्होंने सोने के सिक्के बड़े स्केल पर इशू किए। सेकंड सही है। पगड़ी, टर्बन, ट्यूनिक, ट्राउज़र और जो बड़े लंबे कोट होते हैं ना वो भारत में कुषाणों ने ही इंट्रोड्यूस किए थे, यहाँ पर लेकर के आए थे। तो तीनों के तीनों जो हैं वो करेक्ट है। अच्छा, ये वाला पार्ट मैंने क्यों दिया आपको, क्योंकि सवाल पहले पूछ चुका है कि मुग़ल जब भारत में आए तो गन पाउडर वगैरह को इंट्रोड्यूस किया गया था। इन सब पे क्वेश्चन को पूछ चुका है यूपीएससी पहले। तो इसलिए हमने जो कुषाण के बारे में जो बातें हैं कि उन्होंने क्या क्या इंट्रोड्यूस किया वो हमने यहाँ पर कवर कर दिया। तो 1, 2 और 3 डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अगला सवाल है होम रूल मूवमेंट के बारे में। तिलक का जो होम रूल है वो पूरे भारत को कवर करता था। जो एनी बेसेंट का होम रूल है ना वो रिस्ट्रिक्टेड था साउथ इंडिया में। क्या बात सही है? देखो ध्यान से, तिलक जी का जो होम रूल है वो केवल महाराष्ट्र में बसा हुआ था, वहाँ तक रिस्ट्रिक्टेड था। मगर जो एनी बेसेंट का जो लीग है ना वो पूरे भारत में इंक्लूडिंग महाराष्ट्र, जैसे कि बेसेंट की जो ब्रांचेस थे वो ज़्यादा थी, उनके ब्रांचेस ज़्यादा थी, मगर थोड़ा सा लूज था ये इनका ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि उतना सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल नहीं था, इसलिए पहला गलत हो गया। होम रूल मूवमेंट में एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट दोनों ने पार्टिसिपेट किया, क्योंकि जिस टाइम पर ये मूवमेंट हुआ था उस टाइम पर कोई खास पॉलिटिकल एक्टिविटी हो नहीं रही थी ब्रिटिश के अगेंस्ट। तो एक्सट्रीमिस्ट तो पहले से ही खुन्नस में थे, मॉडरेट भी काफ़ी सारे झल्लाए हुए थे, काफ़ी सारे डिसइल्यूजन्ड हो गए थे कांग्रेस की एक्टिविटी से कि कुछ कर क्यों नहीं रहे ये लोग। इसीलिए होम रूल मूवमेंट जब शुरू किया गया तो उसमें दोनों ने पार्टिसिपेट किया। अब हुआ क्या, होम रूल मूवमेंट में जो नाइट लाइब्रेरीज़ हैं उसका यूज़ किया गया था, न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखे जाते थे, पैम्पलेट बांटे जाते थे। तो पॉलिटिकल एजुकेशन फैलाया आम जनता में, यूथ में। इन्हीं यूथ को बाद में गांधी जी ने रोप इन किया, बाद में गांधी जी ने अपने आंदोलन में लगाया। तो गांधी जी को एक जो बना बनाया काडर था वो मिल गया इस होम रूल मूवमेंट से। पहला गलत हो गया तो आपने ए, सी, डी हटा दिया, पहले ही आपका 3 ऑप्शन निकल गया, केवल बी ऑप्शन बचेगा 2 और 3 ओनली। ठीक है, तो 2 और 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर।
तो ये था हमारा 5 सवाल आज का। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, हाँ कल, ठीक है ना। मिलते हैं फिर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।